नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो उम्मीद है आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगातार व्यस्त होंगे। तो आज के इस क्लास के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग मॉडल पेपर, वो भी पूरा का पूरा हल के साथ। यानी कि इस मॉडल पेपर पे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे पूरा का पूरा देख सकते हो, यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिलेगा, यानी क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर। तो पूरा मॉडल पेपर यहाँ पर आप देख सकते हो, जहाँ पर डायग्राम की जरूरत पड़ेगी वो डायग्राम आपको बताया जाएगा कि कैसे बनाना है, कैसा आपका डायग्राम रहता है और कितने नंबर के डायग्राम किस क्वेश्चन के अंतर्गत पूछे जाते हैं। सारी चीज़ें आज की इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगी। तो शुरुआत करते हैं। 2025 में जितने भी छात्र बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज के इस पेपर का हमारा जो कोण है वो है 348 GI कोण का है। ठीक है, तो प्रश्नों की संख्या टोटल 13 है, सोल्यूशन के साथ रहेगा, यानी हल के साथ है। पूर्णांक 70 का रहेगा और टाइम आप मिला सकते हो 3 घंटे 15 मिनट, जो कि 15 मिनट यहाँ पर आपके सामने बताया गया कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो मतलब जितना भी बोर्ड में पैटर्न जिस तरीके से पूछता है, जो क्वेश्चन जहां पर रखा जाता है, वो सारी चीजें आज की इस क्लास में आपको मैं क्लियर बताऊंगा। और ये आपका जो मॉडल पेपर है आप क्लियर कर लीजिएगा, यूपी बोर्ड के लिए है। और आपको पता है कि भाई यूपी बोर्ड में 3 मार्च को हमारा 2025 में बायोलॉजी का पेपर है। तो इसके निर्देश आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके ये सारे निर्देश दिए गए हैं। यहाँ से भैया स्टार्ट होता है पेपर, जो कि पहला रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपके सामने 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, जिसमें से आपका 1 के अंतर्गत पहला का नंबर क्वेश्चन है, पुष्पों में कौन सा अंग स्त्री यानी मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। और इस क्वेश्चन के विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, जायांग, पुमंग, पराकोष, टैपिटम, जिसमें आपके सामने आंसर के साथ ये आपका पूरा पेपर है, यानी हर एक प्रश्न के आपके आंसर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर पहला विकल्प आप लोग सही कर सकते हो, यहाँ पर जायांग। ठीक है ना, तो यहाँ पर भैया राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा पहला विकल्प जायांग जो ये दिया गया है। तो इसको आप यहाँ पर लगा दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष जनन तंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं ये बताना है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, जिसमें से राइट आंसर हमको चूज करना है 1 जोड़ा। कितने वृषण पाए जाते हैं, तो भैया 1 जोड़ा वृषण पाए जाते हैं। यहाँ पर हमारा हो जाएगा राइट वाला दूसरा ऑप्शन। इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि MRI संकेताक्षर का पूर्ण रूप क्या होता है। तो देखो यम का मतलब क्या है, यहाँ पर इसका देखो ये आपका पूरा क्या लिखा है, यहाँ पर MRI। पूरा वीडियो को देखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन समझ लो हर एक बार पेपर में रिपीट होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन अगर आप नहीं करके आओगे तो नंबर कटेंगे। तो देखो M का मतलब होता है मैग्नेटिक, R का मतलब होता है रेजोनेंस और I का मतलब होता है इमेजिंग। तो MRI का संकेताक्षर का पूरा नाम क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है ना, तो ये आपका जो दूसरा वाला विकल्प है यह बिल्कुल क्या है, करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग टिक मार दीजिएगा। वैसे यहाँ पर और भी ऑप्शन है, जैसे इनको देखो, मेटाफेजिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इम्यूनिटी है ना, मेटाफेजियो रियो इमेजिंग। तो ऐसे करके काफ़ी सारे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग चूज करना है, दूसरा वाला सही है। इसके देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने घ नंबर है, कह रहा है कि दात्र कोशिका अरक्तता रोग किस प्रकार के उत्परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो देखो जो दात्र कोशिका अरक्तता होती है एक प्रकार का बिंदु उत्परिवर्तन है। कैसा उत्परिवर्तन है, तो याद रखिएगा बिंदु उत्परिवर्तन का ये उदाहरण है ना। तो यहाँ पर पहला विकल्प आपका करेक्ट है। बाकी के आपके जो यहाँ पर सेकंड थर्ड और फोर्थ ये 4 ऑप्शन, इनको क्या करना है भैया, आपको इग्नोर कर देना है। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ से आप बिंदु उत्परिवर्तन में टिक कर दीजिए। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन आपके जो 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले सभी प्रकार के प्रश्न हैं, जिसमें पहला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इस पूरे वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आपको कुछ भी नहीं करना, ना कहीं पर भटकना है, ना कहीं पर क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के जो रिपीट होने वाले प्रश्न हैं वहाँ से लिए गए हैं। तो देखो यहाँ पर दूसरे का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि डाउन सिंड्रोम विकार गुणसूत्र किस जोड़े में पर असामान्यता के कारण उत्पन्न होता है। तो देखो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। आंसर लिखना है आपको यहाँ से, 1 नंबर का प्रश्न है तो सिर्फ इतना लिखना है, डाउन सिंड्रोम विकार 21वीं जोड़ी के अतिरिक्त क्रोमोसोम की उपस्थिति के कारण होता है। बस इतना आपको यहाँ पर इसका आंसर दे देना है।
इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि स्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी एक गर्भ निरोधक का नाम। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसमें देखो कंडोम है, लेकिन ये आपका पुरुषों के लिए होता है, तो स्त्रियों के लिए आपको एक जो है कोई गर्भ निरोधक जो बताना था, तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हो, जो कि एक होता है, आपने सुना हो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कॉपर्टी, ठीक है ना, ऐसे आप इसको कर दीजिएगा कॉपर्टी। तो स्त्रियों द्वारा ये, और जो पुरुषों द्वारा होता है वह कंडोम, यहाँ पर आप कर सकते हो। बाकी इसकी स्थायी और अस्थायी विधियाँ काफ़ी सारी हैं, तो आप इस पर प्रॉपर क्वेश्चन जब बनेगा तो उसको भी आप लोग तैयार कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ से अब अगले प्रश्न पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो आरएनए होता है इसमें कौन सी शर्करा उपस्थित होती है, ठीक है भैया। जो आपका आरएनए होता है ना, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। तो देखो जो आरएनए होता है इसमें होती है राइबोज शर्करा, और जो आपका डीएनए होता है इसमें कौन सी शर्करा होती है, तो इसमें होती है डीऑक्सी राइबोज, ठीक है ना। डीऑक्सी सिर्फ इतना जोड़ देना है आपका डीएनए में, और राइबोज शर्करा इसी के आगे वह रहेगा। तो यहाँ पर डीएनए में आपकी डीऑक्सी राइबोज शर्करा और आरएनए में आपकी राइबोज शर्करा उपस्थित होती है। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हर एक क्वेश्चन का आप लोग यहाँ पर एकदम पोस्टमार्टम करते चलिएगा। देखो नर युग्मकोद्भिद का विकास पुष्प के किस अंग से होता है या किस अंग में होता है, तो इसका देखो आंसर यहाँ से लिखना है कि नर युग्मकोद्भिद का विकास पुष्प के लघु बीजाणुधानी में होता है। कहाँ पर होता है, लघु बीजाणुधानी में होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, नर जनन कोशिकाएं किस प्रकार के विभाजन के पश्चात शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, तो इसका आंसर देखिए, नर जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात शुक्राणुओं का निर्माण करती है। तो यहाँ पर किस प्रकार का विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है ना, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। यहाँ से हमारे टोटल 5 क्वेश्चन जो है पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए यहाँ से अब हम लोग आ चुके हैं लघु उत्तरीय प्रकार के क्वेश्चन में। अभी हम यहाँ पर कौन सा कर रहे थे, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने था अति लघु उत्तरीय। अब हम कौन सा कर रहे हैं, तो देखो अति लघु उत्तरीय में आ चुके हैं। लघु उत्तरीय जो होंगे प्रश्न वो आपके 2 प्रकार के आते हैं, एक होता है लघु उत्तरीय फर्स्ट और एक आपका अभी आगे आएगा लघु उत्तरीय सेकंड टाइप का। तो देखो तीसरे नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि के 2 कार्य लिखिए, जिसमें से आपका इसका आंसर हो जाएगा। आंसर आपको लिखना है कि जो पीयूष ग्रंथि होती है इसके आपको कार्य कौन कौन से होते हैं। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, आपको पता होगा कि जो मस्तिष्क होता है, ठीक है ना, माइंड में हमारा मस्तिष्क जो है वहाँ पर आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है यानी पीयूष ग्रंथि वो पाई जाती है। और इसके कार्यों के बारे में पूछे तो यहाँ से आंसर आपको लिखना है कि यह अपने द्वारा उत्पादित हार्मोन्स के माध्यम से विकास उपापचय, यहाँ पर कर लीजिएगा उपापचय, है ना, उपापचय प्रजनन को नियंत्रित करता है। इन हार्मोनों का उत्पादन हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी तक भेजे गए रासायनिक संदेशों द्वारा या तो उत्तेजित या बाधित होता है। पश्च लोब 2 हार्मोन्स वैसोप्रोसिन और ऑक्सीटोसिन का उत्पादन करता है। इस तरीके से आपका यहाँ पर आंसर पूरा लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है, कहीं पर कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर एक चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाती हैं। स्क्रीनशॉट भी कर लेना, मैं क्योंकि आपको टाइम दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट का, ठीक है। तो यहाँ पर इनको मैं हटा देता हूँ, आप लोग कर सकते हो। चलिए इसके बाद आइए, यहां से हमारा क्वेश्चन है कि परिनिषेचन को परिभाषित करिए। क्या होता है परिनिषेचन, देखिए आंसर। तो परिनिषेचन वह प्रक्रिया है या ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें परागकण पोलन ग्रेन नर जननांग से मादा जननांग यानी अंडाशय तक पहुंचते हैं, ठीक है ना। कहां से कहां तक, तो नर जननांग से मादा जननांग तक पहुंचते हैं और अंडाणु के साथ मिलकर निषेचन करते हैं और अनिषेक जनित फल वे फल होते हैं जो कि बिना निषेचन के ही फल बना देते हैं। तो परिनिषेचन आप लोग समझ गए कि क्या होता है। और अगर पूछ ले कि भाई अनिषेक फलन क्या होता है या अनिषेक जनित फल क्या है, तो आप बता सकते हो कि ऐसे फल जो कि बिना किसी निषेचन के यानी फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, वह ऐसे फलों में बिल्कुल नहीं होती है। इस तरीके से इसका आंसर आप यहाँ पर बता सकते हो। इस क्वेश्चन का है ना, यहाँ पर पूछा गया है तो ये रहा। और उदाहरण पूछे तो भाई केला, अंगूर, संतरा, ठीक है ना। तो ये आपके क्या होते हैं, अनिषेक फल होते हैं, ठीक है ना। और आंसर भी यहाँ से आप लोग पूरा का पूरा लिख सकते हो कि वह फल होता है जो बिना निषेचन यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन के विकसित होता है। और यह फल बीज रहित होते हैं और इन्हें कृत्रिम रूपों से हार्मोन के प्रयोग द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। और ऐसे फल को फल पर आमतौर पर अधिक स्वादिष्ट और उपयोगी होते हैं। चलिए यहाँ से आते हैं अगले क्वेश्चन पर। उन्नायक के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करिए। उन्नायक को बोलते हैं इंग्लिश में प्रोमोटर, ठीक है, प्रमोटर भी आप बोल सकते हो, उन्नायक या प्रमोटर। तो 2 कार्य, जैसे कि पहला है
उन्नाय का प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज को बांधकर अनुलेखन के दौरान एक प्रारंभक स्थल के रूप में कार्य करता है। उन्नाय जो प्रमोटर होता है ये अनुक्रम के वे डीएनए अनुक्रम होते हैं जिनमें डीएनए से आरएनए में अनुलेखन को आरंभन करने के लिए क्या होता है, प्रोटीन जुड़ते हैं, ठीक है ना। और यह डीएनए पर एक स्थान, जैसे कि डीएनए का ये जो अणु है इस तरीके से जुड़ते हैं एक से दूसरा अणु, है ना। तो जो कि कटे हुए स्थान होते हैं, कह रहा है कि यह एक स्थान जिसमें एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज प्रतिलेखन है। तो ये इसके कार्य आप पूरा यहाँ पर देख सकते हो, 2 कार्यों के बारे में बताया गया। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है आपका तीसरे प्रश्न का, तीसरे का अंगा नंबर, मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोगों के नाम। तो भाई आप बता सकते हो, यहाँ पर पहला हीमोफीलिया, दूसरा है वर्णांधता। हीमोफीलिया ये लिंग संलग्न रोग है, वर्णांधता इसमें क्या होता है, व्यक्ति को रंग में विभेद नहीं कर पाता वो, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति होता है जो रंग में विभेद मतलब कि अंतर, ठीक है ना, क्या नहीं कर पाता, अंतर। तो इस तरीके से आप ये दोनों रोगों के बारे में बता सकते हो। अब जैसा मैंने बताया था कि लघुत्तरीय आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन भी आएगा, तो देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट है लघुत्तरीय सेकंड यानी कि दूसरे प्रकार का क्वेश्चन। तो चलिए अब यहाँ से अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट है, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन है कि मानव में कैंसर रोग के कारणों का उल्लेख कीजिए। पूरा पेपर यहाँ पर मैंने A to Z पूरा सेट किया है, जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वैसे ही प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, और जिस तरीके से आपको करना है वैसे ही बता भी रहा हूं कि भाई लॉन्ग का अगर क्वेश्चन है तो उसमें कितने लाइनें लिखनी है, कितना क्वेश्चन का आंसर देना है, सारा कुछ इस पूरे वीडियो को देख करके जाओगे आप लोग बड़े ही आराम से। आप लोग 70 में जो आपका टारगेट है ना 65 प्लस का 70 में वो आप लोग लेकर के आओगे। तो देखो कैंसर रोगों के कारण बताइए, यहाँ पर इसका आंसर है कैंसर होने के कुछ संभावित कारण हैं, जैसे आप सभी को पता है धूम्रपान, सिगरेट, बीड़ी के सेवन से मुंह में, गले में, फेफड़े, पेट और मूत्राशय का कैंसर होता है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखो, तंबाकू, पान, सुपारी, पान मसालों एवं गुटखों के सेवन से मुंह, जीभ, खाने की नली, पेट, गले, गुर्दे, अग्न्याशय या इस प्रकार के काफ़ी सारे कैंसर। तो कुल मिलाकर आप सभी जानते हैं ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। और एक आपका जितने भी मतलब नशीले पदार्थ है जैसे कि शराब हो गया, है ना, इससे श्वास नली में, भोजन की नली में तालू जो कि गलफड़े आप बोल सकते हो, ठीक है ना, हमारे गालों में, इस प्रकार के कैंसर ये होते हैं, ठीक है ना। और यही कुल मिलाकर के यही कारणों का उल्लेख आपको करना था। तो मैंने एक भी ऐसा कोई कारण नहीं छोड़ा जो कि आपको कोई अदर जगह से देखना पड़े। तो सारे कारण है कि भाई नशीली दवाओं से, नशीले पदार्थों से, है ना, किस तरीके से होता है वो सारा कुछ आप लोग बता सकते हो, और कहाँ पर होता है वो भी मैंने बताया। इस तरीके से हम लोग आ चुके हैं यहाँ से अगले क्वेश्चन पर। एलर्जी के 2 उदाहरण दीजिए, 2 नहीं सॉरी, कह रहा है कि एलर्जी को उदाहरण सही समझाइए। आंसर देखिए, जब प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर के अंदर जाने वाले किसी विदेशी पदार्थ पर प्रतिक्रिया करती है तो इन पदार्थों को एलर्जेन के रूप में जाना जाता है, और इनमें पराग, मधुमक्खी का जहर और पालतू जानवरों की रूसी शामिल है। उदाहरण के लिए यानी फॉर एग्जाम्पल, आपके द्वारा सांस के माध्यम से ली गई एलर्जी के कारण अक्सर नाक बंद हो जाती है ना, नाक और गले में खुजली होती है, बलगम, है ना, खांसी होना, घबराहट होना अंदर से, है ना, इस तरीके के कुछ कारण होते हैं जब आपको किसी चीज़ से एलर्जी होती है। तो भाई एलर्जी का कारण हमने जान लिया, सारा कुछ आपके सामने मैंने बता दिया। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से गा नंबर कह रहा है कि BOD, है ना, BOD संकेताक्षर का पूर्ण रूप लिखते हुए टिप्पणी करो। देखो BOD का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम ही होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, या आप एक और भी देख सकते हो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल की जगह पर लॉजिकल भी कहीं कहीं पर लिखा रहता है, लॉजिकल। तो बायोलॉजिकल कर सकते हो या बायोकेमिकल, आपका ये हो जाएगा संकेताक्षर का पूरा नाम। अब देखो BOD का पूर्ण रूप, BOD का पूरा जो नाम होता है वो होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और इस शब्द का जो इस्तेमाल है वह पानी में कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा का वर्णन करने के लिए किया जाता है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई जो BOD है इसका पूरा नाम आपका क्या होता है और ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ये आपने जस्ट आंसर में देना। देख लिया कि भाई इस शब्द का जो इस्तेमाल है वो पानी के कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसे बोलते हैं BOD या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर उत्पादकता पर टिप्पणी करिए, है ना। उत्पादकता, इसका आंसर यहाँ से है। उत्पादकता किसी कार्बनिक जैव मात्रा के परिमाण में ऊर्जा की मात्रा को निरूपित करता है जो एक परितंत्र, है ना। पारितंत्र आप सभी जानते हैं, जो हमारा प्रकृति में काफ़ी सारे अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, है ना, जो एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक प्रकार का एक श्रृंखला बनाते हैं, है ना। तो जिसे हम लोग पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कह सकते हैं। तो पारितंत्र द्वारा स्थिर किया जाता है अथवा इसके घटक प्रति इकाई समय द्वारा, जैसे कि ग्राम, मीटर स्क्वायर, वर्ष, इसके मान का उपयोग विभिन्न पारितंत्र की उत्पादकता की तुलना करने में किया जाता है। उत्पादकता जो होती है वो दो प्रकार की, एक होती है प्राथमिक उत्पादकता, एक होती है द्वितीयक उत्पादकता। तो इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। इसके बाद भैया हम लोग आ चुके हैं प्रश्न संख्या 5 में, और इस क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हो घ नंबर का ये क्वेश्चन था, है ना, ये आपका घ नंबर था। यहाँ से पूरा 4 क्वेश्चन कंप्लीट। अब आ चुके हैं 5वें में। 5वें का क नंबर देखो, न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न घटकों को संक्षेप में समझाइए। तो देखते हैं, देखो न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। आंसर यहाँ से, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ये दोनों ग्रुप से मिलकर बनता है। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से न्यूक्लियोटाइड बनता है, ये समझ गए आप लोग इस फार्मूले से। अब देखो यहाँ से थ्योरी, डीएनए और आरएनए में केवल न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो डीएनए और आरएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के अलावा न्यूक्लियोटाइड शरीर में विभिन्न रूपों में मौजूद होते हैं और जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि एटीपी, है ना, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, CAMP, है ना, NADP, FDA, है ना, FAD, कोएंजाइम A आदि, ये आपके तमाम प्रकार के जो है एंजाइम होते हैं जो कि यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड के अंतर्गत होते हैं। डीएनए और आरएनए दोनों में 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और डीएनए में, और आरएनए में दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है, जो कि यहाँ पर बताया गया कि जो थाइमीन होता है वह केवल और केवल डीएनए में होता है, यानी जो थाइमीन का यहाँ पर संकेत T होता है, ये केवल और केवल डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में नहीं, है ना। जबकि जो यूरेसिल होता है जिसका संकेत U होता है, ये केवल आरएनए में पाया जाता है, ये आपका डीएनए में नहीं पाया जाता। तो इतना सिर्फ फर्क है, बाकी के 4 आपके सभी में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ से पूरा दे सकते हैं इस प्रकार से, जो कि मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है जिसमें कह रहा है कि संक्रामक रोगों पर टिप्पणी दीजिए। आंसर यहाँ से, संक्रामक रोग का तात्पर्य ऐसे रोगों से है जो कि एक इंसानियत जीव से दूसरे इंसानियत जीव में फैलते हैं, और इस प्रकार के रोग किसी न किसी रोग जनित कारकों, रोगाणुओं जैसे प्रोटोजोआ, ईस्ट, बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलकर उसे संक्रमित कर सकते हैं। वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और परजीवी जैसे सूक्ष्मजीव संक्रामक रोगों का कारण बनते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। हालांकि संक्रामक रोग जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है, लेकिन संक्रमण से बचने और बीमारी के होने पर उसे ठीक करने से हमारी मदद करने के लिए कई तरह की रणनीतियां उपलब्ध हैं, है ना। तो इस तरीके से संक्रामक रोग पर टिप्पणी आप कर सकते हो। इसके बाद है समझाता क्या होती है, उदाहरण के साथ समझाइए। इसमें देखो डायग्राम भी है, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा थ्योरी समझना पड़ेगा। तो यहाँ से आप इसके आंसर को देखिए, कह रहा है कि जीव विज्ञान में 2 या अधिक वर्गों को में संरचनात्मक समानता या जीन की समानता यह दर्शाती है कि उन प्राणियों के वंशज समान थे। इसी गुण के समझाता या होमोलॉजी कहते हैं। उदाहरण के लिए कशेरुकी के अग्रपाद, है ना, में बहुत समानता दिखती। जैसे कि आप देखोगे कैसे कुछ जानवर हैं, जैसे कि आपका हो गया घोड़ा, ठीक हो, है ना, घोड़ा। इसके अलावा आपकी चिड़ियाँ, है ना, जिनके पंख, चिड़िया। फिर क्या है, मनुष्य के हाथ, है ना, मनुष्य के हाथ। तो घोड़े की जो अगली टांगे होती हैं, चिड़ियों के पंख जो होते हैं, मनुष्यों में आपके अगले हाथ हो गए, ये सभी क्या है, समझाता होते हैं इनमें। तो इसलिए ये आपके हो जाते हैं समजात अंग। तो यही चीज़ है, ह्यूमन्स, डॉग्स, बर्ड्स एंड हॉर्सेस, ये सभी इस प्रकार से दिखाए गए हैं यहाँ पर समजाता के अंतर्गत। इसके बाद क्वेश्चन है, अंतः गर्भाशय वीर्य निषेचन तकनीकी से आप क्या समझते हो? इस तकनीकी का उपयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है? तो आंसर यहाँ से देखो, कृत्रिम वीर्य निषेचन या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसको बोलते हैं यहाँ पर IUI, है ना। तो IUI का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर आपके पास है इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन,
गर्भधारण कराने के उद्देश्य से मैथुन के बजाय अन्य तरीके से मादा के गर्भाशय में नर शुक्राणु का पहुंचाना, ये एक विधि होती है कृत्रिम वीर्य निषेचन की, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको पूरा पढ़ सकते हो। यहाँ पर पूरा का पूरा आंसर आपके सामने बताया गया कि कैसे क्या ये है प्रोसेस, है ना। तो एक कृत्रिम तरीके से होता है, यानी कि मनुष्य के द्वारा, लोगों के द्वारा। तो मानवों में यह कार्य मुख्यतः बांझपन की चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि गाय, भैंस एवं अन्य पशुओं प्रजनन की सामान्य विधि के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। यहाँ से 5वां क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 6 में, और इसका पहला क्वेश्चन, वंशागति के क्रोमोसोमवाद सिद्धांत का वर्णन करिए। और इसका आंसर है वाल्टर सटन और थियोडोर बाबेरी ने वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया। जीन के युग्म गुणसूत्र युग्म के समान होते हैं। एक एलील के दोनों जीन समजात गुणसूत्र पर समजात स्थान पर स्थित होते हैं। और सटन ने गुणसूत्र विसंयोजन को मेंडल के नियम के साथ मिलाकर के वंशागति के क्रोमोसोमवाद को दिया था। बाबेरी और सटन ने आपका वंशागति का सिद्धांत दिया था 1903 ईस्वी में, ठीक है ना। तो यहाँ से आप बता सकते हो वंशागति वह प्रक्रम है जिससे लक्षण जनक से संतति में जाते हैं तथा विविधता जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। हमारे पूर्वजों की लक्षणों की वंशागति और विविधता का ज्ञान था, किंतु उनको इन घटनाओं के वैज्ञानिक आधार पर जो है बहुत कम जानकारी थी। इसके बाद क्वेश्चन, मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व बताइए। आंसर यहाँ से देखो आपके सामने है। जैव प्रौद्योगिकी मानव स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ी चुनौतियों को सुधारने में एक गतिशील भूमिका निभा रही है। इसने गोल्डन राइस, आलू, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन आदि जैसे खाद्य पदार्थ उत्पादकों में समृद्ध पोषक तत्वों का उत्पादन करके मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद ग नंबर क्वेश्चन, जैव विविधता को सहविलुप्तता यानी कोडोमिनेंस और कैसे क्षति पहुंचाती है। किस प्रकार क्षति मतलब होता है नुकसान, तो जैव विविधता किस प्रकार से भाई नुकसान पहुंचाती है आपको इसमें बताना है। तो चलिए जानते हैं यहाँ से इसका आंसर। ये रहा आपके पास आंसर, यहाँ से देखिए उत्तर। तो एक जाति के विलुप्त होने से उस पर आधारित दूसरी जंतु व पादप जातियां भी विलुप्त होने लगती हैं। उदाहरण के लिए एक परपोषी मत्स्य जाति विलुप्त होती है, तब उसके विशिष्ट परजीवी भी क्या होते हैं, वो भी विलुप्त होने लगते हैं, है ना। मतलब कि जैसे हम किसी पर अगर आश्रित हैं और अगर वो पहले से विलुप्त हो जाए तो भाई हमें भोजन नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यही ना हुआ कि भाई वो उस पर आश्रित दूसरा व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो जैव विविधता की हानि से तात्पर्य किसी विशेष क्षेत्र में जैव विविधता के किसी भी पहलू अर्थात अनुवांशिक प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर पर विविधता है, जो कि यहाँ पर इनकी विलुप्ति के कारण विनाश या मैनुअल हटाने के माध्यम से होने वाली कमी है। और यह वैश्विक विलुप्ति के कारण लेकर के जनसंख्या विलुप्ति तक के कई पैमाने पर संदर्भित है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति जैविक के उत्पादन पर कवक की प्रजातियों के महत्व का उदाहरण सहित वर्णन करिए। यहाँ से देखिए, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा अब यहाँ पर अन्य कर लीजिएगा थोड़ा सा, अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में सक्षम होते हैं प्रतिजैविक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलियम नोटेटम, है ना, सेफ्लोस्पोरियम, एक्रेमोनियम कवक की 2 प्रजातियां हैं जिनका उपयोग एंटीबॉडी के रूप में दवाओं के उत्पादन में किया जाता है। कवक की बात कर लें तो यहाँ पर कवक में पोषक तत्वों को कुछ इस तरह से बदलने की क्षमता होती है कि वे पौधों के लिए उपलब्ध हो सके। कुछ कवक अपघटक भी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे पौधों और जानवरों के मलबे को तोड़ते हैं और इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्रण करते हैं और मिट्टी में उनकी उपलब्धता बढ़ाते हैं। इसके बाद विस्तृत उत्तरी, यहाँ से हमारा लॉन्ग का क्वेश्चन आ चुका है और लॉन्ग वाले क्वेश्चन आप सभी जानते हैं कि भाई किस तरीके से लिखे जाते हैं, ये क्योंकि ये दीर्घ उत्तरी होते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न आपके पास यहाँ पर आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सचित्र वर्णन चित्र बनाना है। तो इसका आंसर देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के विभिन्न समूहों के साथ साथ उनके भौतिक और रासायनिक वातावरण से बना होता है और यह 2 मुख्य भागों से बना होता है, जैसे कि जीवित भाग
और एक गैर जैविक, है ना, निर्जीव भाग जिसे बोल सकते हो। तो पौधों, जानवरों और जीव में जो चीज़ें को तोड़ते हैं वे सभी जैविक होते हैं। जैसे यहाँ पर आपके सामने ऊर्जा आ रही है, कहीं पर शेर है, कहीं पर भाई चूहा, पहाड़, कुछ बीज, घास फूस, ये सब दिखाया गया है। तो एक दूसरे पर कुल मिलाकर के इस तरीके से आश्रित है, एक चक्र के रूप में ये आपका काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसका डायग्राम बनाना सीख सकते हो अपने हिसाब से, है ना। अथवा में एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने कह रहा है कि एक परितंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन करिए, तो इसको छोड़ सकते हो। फिर यहाँ पर 8वां क्वेश्चन, क्रोमोसोमीय विपतन से आप क्या समझते हो, किन्हीं दो विपतनों का वर्णन। और अथवा में क्वेश्चन है हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत का वर्णन। तो यहाँ पर इसके आंसर में देख सकते हो हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत के बारे में। हार्डी-वेनबर्ग समीकरण एक गणितीय समीकरण है जिसका उपयोग संतुलन पर किसी जनसंख्या की आनुवंशिक विभिन्नता की गणना करने के लिए किया जाता है, जो कि 1908 में G.H. हार्डी, जो कि वैज्ञानिक हैं, और विल्हेम वेनबर्ग ने स्वतंत्र रूप से, यानी दो वैज्ञानिक थे, स्वतंत्र रूप से जनसंख्या आनुवंशिकी के एक बुनियादी सिद्धांत का वर्णन किया, जिसे अब हार्डी-वेनबर्ग समीकरण कहा जाता है। हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत के अनुसार किसी जनसंख्या में किसी जीन की एलील आवृत्तियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नहीं बदलती हैं, और हार्डी-वेनबर्ग समीकरण जो कि इस तरीके से यहाँ पर दिया है के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग पूरा का पूरा समझ सकते हो। अगर दिक्कत है तो वीडियो को रोक लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा आपके पास पूरा हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया है 9वां, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसे किसने, तो भाई हर्शे और चेज ने किया था। हमने बताया, इसका स्पेशल क्वेश्चन कई बार मैं करा चुका हूँ। हर्शे व चेज नामक दो वैज्ञानिकों ने बताया था कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। इस प्रयोग को कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अथवा में है निम्नलिखित पर टिप्पणी, जैसे कि आपके सामने डीएनए बहुरूपता पर टिप्पणी देना है। तो आंसर हो जाएगा डीएनए बहुरूपता शब्द न्यूक्लियोटाइड आधार संरचना, एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता, एसएनपी सम्मिलन और विलोपन अनुक्रम, एंडेल या अन्यूक्लियोटाइड दोहराव की लंबाई में विभिन्न विविधताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करता है। और इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, के समूह में बहुएलीलिक टेंडेमली दोहराए गए डीएनए अनुक्रमों की दो श्रेणियों में इनको शामिल किया गया। जैव सूचना विज्ञान को यहाँ पर आप समझ सकते हो, इस पर टिप्पणी देना है। तो इस तरीके से प्यारे साथियों आपका ये जो पूरा पेपर है आपका समाप्त हो जाता है, और सभी क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है, वो भी आंसर के साथ। तो आज का ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बाकी आपको इस तरीके से अब हर एक पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।